Hello everyone, welcome or welcome back to InPrep. So today we are going to discuss a very important topic, ठीक है? और जैसे कि सबकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम साइकेट्री की टर्मिनोलॉजीज पढ़ाइए, साइकेट्री की टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं. सो व्हाट कुड बी द बेटर वे देन टू लर्न इट थ्रू क्वेश्चंस. ठीक है, तो यहाँ पर साइकेट्री के कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स के बारे में आज बात करेंगे एंड ऑल्सो अबाउट कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत फ्रीक्वेंटली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि वहां पर आपको क्या थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स देना होता है या क्या इंटरवेंशंस रहेंगे. सो टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल्सो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो. प्लीज डू नॉट स्किप दिस लेक्चर. साइकेट्री के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ऑल राइट, सो वील मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे. तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अ क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन who has attempted suicide says to the nurse, I should have died, I have always been a failure, nothing ever goes right for me. Which therapeutic response would the nurse make? क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर डायग्नोसिस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जैसे हम हर बार करते हैं वील कीप ऑन हाईलाइटिंग द कीवर्ड्स और फिर हम समझेंगे कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है. ठीक है, सो डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन, who has attempted suicide says to the nurse, attempted suicide. ठीक है, अटेम्प्ट किया है इसने सुसाइड, प्रीवियस हिस्ट्री है. ठीक है, ध्यान देना. आई शुड हैव डाइड, आई हैव ऑलवेज बीन अ फेलियर, मुझे तो मर जाना चाहिए था, मैं तो बहुत ही नाकाम हूँ. ठीक है, नथिंग एवर गोज राइट फॉर मी, ये स्टेटमेंट ये क्लाइंट दे रहा है कि आई हैव ऑलवेज बीन अ फेलियर और कभी भी मेरे लिए कोई भी चीज सही नहीं होती है. विच थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स, अब क्वेश्चन आपको जो चीज पूछ रहा है उसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ. थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स पूछ रहा है कि ऐसे सिचुएशन में जब आपका पेशेंट आपसे इस तरीके की बातें कह रहा है, सो व्हाट शुड यू गिव इन योर रिस्पॉन्स. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है यू हैव एवरीथिंग टू लिव फॉर. ऑप्शन टू कह रहा है व्हाई डू यू सी योरसेल्फ एज अ फेलियर. ऑप्शन सी कह रहा है फीलिंग लाइक दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड. ऑप्शन डी कह रहा है इट साउंड्स एज इफ यू हैव बीन फीलिंग लाइक अ फेलियर फॉर अ व्हाइल. ऑल राइट, सो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, ठीक है, यू हैव एवरीथिंग टू लिव फॉर. अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो भी पेशेंट आपसे बात कर रहा है उसको क्लियरली आप डिनाई कर रहे हो. ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लाइंट तो क्या कह रहा है, आई शुड हैव डाइड, मुझे तो मर जाना चाहिए था. आपने उसकी इस बात को पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से डिनाई कर दिया. तो ये यहाँ पर कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि अगर आप पेशेंट की बात को डिनाई कर दोगे तो उसे ऐसा लगेगा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मेरी बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है. देखो, साइकेट्री में हमेशा एक रूल होता है, पेशेंट अगर आपसे कुछ भी बात कह रहा है तो आपको हमेशा उसका बैकग्राउंड डेटा एनालिसिस करना होता है कि अगर वो ऐसी बात कह रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है. ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लोर, क्योंकि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आर नॉट सीन, दे आर हर्ड. तो पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन पे, पेशेंट के स्टेटमेंट्स पे यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस होता है. ठीक है, तो अगर पेशेंट आपसे ऐसा कह रहा है कि उसको अभी तक मर जाना चाहिए था और आप उसकी इस बात को क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हो, आप उसे कह रहे हो कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है रहने के लिए, तो उसे ऐसा लगेगा कि आप उसकी बात को सुन नहीं रहे हो, आप उसके अगेंस्ट बात कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं करना है. सो ये ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं, दिस इज नॉट द आंसर. सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, व्हाई डू यू सी योरसेल्फ एज अ फेलियर, कि आप अपने आप को एक नाकाम इंसान या फेलियर की तरह क्यों देखते हो. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसे क्वेश्चन पूछ रहे हो. इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, एक तरीके से ये बात बता रहे हो कि हाँ तुम फेलियर तो हो. ठीक है, तुम फेलियर तो हो, लेकिन तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम फेलियर हो. ठीक है, तो हम इस बात को भी यहाँ पर अवॉइड करते हैं. ठीक है, इग्नोर करते हैं. ठीक है, हम क्या, व्हाई डू यू सी योरसेल्फ एज अ फेलियर, ये इंडिकेट करता है कि आप कहीं ना कहीं उसकी बात से अग्री तो कर रहे हो, लेकिन हमें पेशेंट की ऐसी बातों को बढ़ावा भी नहीं देना है. हाँ, पूरी तरह से डिनाई नहीं करना है, लेकिन पूरी तरह से नेग्लेक्ट भी नहीं करना है, पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना है, क्योंकि उसके थॉट में दिक्कत है और अगर आप इस थॉट को बढ़ावा दोगे तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है फीलिंग लाइक दिस इज ऑल पार्ट ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो ये सब क्या होता है, जो लोग डिप्रेस होते हैं, जिन लोगों में डिप्रेशन होता है उनको ऐसा महसूस होता है. आप क्या दे रहे हो, अगेन उसकी इस फीलिंग को आप बढ़ावा दे रहे हो. सो ऑल दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग. अब it sounds as if you have been feeling like a failure for a while. अब ये क्या था, आपने एक असर्टिव स्टेटमेंट दिया, आपने उसकी बात को रीस्टेट किया, मतलब जो भी बात उसने बोली आपने उस बात को दोहराया, लेकिन आपने ये स्टेट नहीं किया, आपने ये सिद्ध नहीं किया कि हाँ इसको डिप्रेशन है. क्योंकि यहाँ पर कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप पेशेंट से बोलते हो तो अगर वो नहीं भी है तो भी पेशेंट उनको मान लेता है कि अच्छा
हाँ मुझे तो होगा। आपको ऐसा नहीं बोलना है। ये स्टेटमेंट देखो, इट साउंड्स एज इफ फीलिंग यू हैव बीन फीलिंग लाइक अ फेलियर फॉर अ व्हाइल, कि मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ वक्त से फेलियर जैसा महसूस हो रहा है। ये स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करता है कि आप पेशेंट को क्या दे रहे हो, एक एक्सप्लोर करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दे रहे हो, जहां पे वो आपसे खुल के बात कर सके। तो ये क्या है, एक असर्टिव स्टेटमेंट है। लिख लेते हैं इस बात को यहाँ पर। दिस इज अ दिस इज एन असर्टिव स्टेटमेंट। असर्टिव स्टेटमेंट। और ये असर्टिव स्टेटमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, कि आप क्या कर रहे हो, यू आर गिविंग द पेशेंट a chance to express his emotions। ठीक है। और कौन सी प्रैक्टिस आप यहाँ पर फॉलो कर रहे हो, रीस्टेटिंग। ठीक है, रीस्टेटिंग will make the client feel heard। हर्ड मतलब ऐसा, उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी बात सुनी जा रही है। ठीक है, विल मेक द क्लाइंट फील हर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, देखो अब कुछ चीजें हैं इस टेबल में, जैसे ओवरऑल रेजिलियंस। सुसाइडल पेशेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ था कि क्लाइंट क्या है आपका, सुसाइडल टेंडेंसीज हैं क्लाइंट में। ऐसे पेशेंट्स के साथ आप क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हो ताकि उनका सुसाइडल बिहेवियर थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। ओवरऑल रेजिलियंस यहाँ पर हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है। ठीक है, स्किल्स अवेयरनेस हो सकता है। ठीक है, फिजिकल मेंटल इलनेस के बारे में उसको अवेयर करोगे। कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव्स, क्यों यहाँ पर सुसाइड करना बुरा माना जाता है, सोशल और कल्चरल बिलीव्स उसको। इंटरपर्सनल कम्युनिटी कनेक्टेडनेस, मतलब पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ेंगे, विल नेवर मेक हिम फील लाइक वो अकेला है या उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहां पर आप 1 to 1 क्लोज ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखोगे। पॉजिटिव अडल्ट रिलेशनशिप्स, उसको ऐसे लोगों के साथ आप इंडल्ज करवाओ जो उसको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, जो उसकी बात सुने। ठीक है, एक फ्रूटफुल बॉन्ड यहाँ पर होना चाहिए जहां पे पेशेंट के जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो सारे क्या हो जाएं, वेंटिलेट आउट हो जाएं। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव पीयर रिलेशनशिप्स, उसके आपस में जो सर्कल है उनके साथ कैसे रिलेशंस है या उनको वो कैसे मेंटेन कर रहा है, ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When reviewing the admission assessment, the nurse notes that a client was admitted to mental health unit involuntarily. Based on this type of admission, the nurse would provide which intervention for this client? ठीक है, अब भैया यहाँ पर बात आपसे पूछी जा रही है कि एक पेशेंट है जिसको आपने क्या किया है, इनवॉलंटरी एडमिशन किया है। ठीक है, मेंटल हेल्थ यूनिट में इनवॉलंटरी एडमिशन का मतलब है कि यहाँ पर पेशेंट खुद से अपनी मर्जी से नहीं आया है, उसे लेकर आया गया है। ठीक है, या उसे लाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चीज को हाईलाइट कर लेते हैं। रिव्यूइंग द एडमिशन असेसमेंट क्या था यहाँ पर, involuntary admission। Based on this type of admission, the nurse would provide which intervention for this client? अब यहाँ पर intervention की बात हो रही है, वहां पर therapeutic response की बात हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही है intervention की। आपके ऑप्शंस हैं, मॉनिटर क्लोजली फॉर हार्म टू सेल्फ और अदर्स। क्लाइंट को मॉनिटर करोगी ये देखने के लिए कि खुद को या दूसरों को हानि तो नहीं पहुंचा रहा है, नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन 2 कह रहा है असिस्ट इन कंप्लीटिंग एन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। ठीक है, कि एडमिशन के लिए एप्लीकेशन भरने में मदद करो उसकी। ठीक है, ऑप्शन 3 कह रहा है सप्लाई द क्लाइंट विद रिटन इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। क्लाइंट को ऐसे रिटन इन्फॉर्मेशन दो ताकि वो क्या करे, अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पढ़ सके। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर फैमिली मेंबर्स टू डिस्कस व्हाई दे फेल्ट द एडमिशन वाज नीडेड। ठीक है, कि यहाँ पे फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करो कि क्यों उन्हें ऐसा लगा कि क्लाइंट को एडमिट करने की जरूरत थी हॉस्पिटल में। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन को देखो, मॉनिटर क्लोजली फॉर हार्म टू सेल्फ और अदर्स। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा मेंशन किया है कि ये पेशेंट दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा था या खुद को नुकसान पहुंचा रहा था, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, असिस्ट इन कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप असिस्ट नहीं करते हो, जो कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट होता है वो यहाँ पर फॉर्म फिल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सप्लाई द क्लाइंट विद रिटन इन्फॉर्मेशन अबाउट द
देयर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में आप उसको कितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर लो, वो उसके कुछ काम की नहीं है, क्योंकि उसको तो आना ही नहीं था। वो तो इनवॉलंटरी एडमिशन से आया, यानी उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ कोई चीज खराब है या उसकी उसे कोई बीमारी है, उसे तो इस चीज का बिल्कुल आइडिया ही नहीं है ना। तो यहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी क्या है, इनअप्रोप्रिएट है। जरा लास्ट ऑप्शन को देखो, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर फैमिली मेंबर्स टू डिस्कस व्हाई दे फेल्ट द नीड फॉर एडमिशन, ठीक है, या व्हाई द एडमिशन वाज नीडेड। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, व्हाई, क्योंकि जब भी इनवॉलंटरी एडमिशन आता है तो हम क्लाइंट की एक ब्रीफ, एक डिटेल्ड हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, जहां पर हम फैमिली मेंबर्स, क्योंकि जो लोग उसे लेकर आए हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आप इसको यहाँ पर लेकर आए हो तो क्या रीजन है ना। प्रीवियसली कुछ ऐसी इंसिडेंट हुए हैं, कुछ ऐसा पेशेंट ने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी है जिसके चलते आपको लगा हो कि यहाँ पर इसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में या मेंटल असाइलम में एडमिट करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटेल्ड हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, क्योंकि अगेन पेशेंट कैसे आया है, इनवॉलंटरली आया है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से नहीं आया, उसको लाया गया है। समझ रहे हो? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले एक बार जरा देख लो, इनवॉलंटरी एडमिशन का कुछ क्राइटेरिया होता है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर? Person has refused voluntary examination even after receiving a clear explanation of the procedure and purpose of the examination। मतलब यहाँ पर involuntary admission तब आप कर सकते हो जब क्लाइंट ने क्या किया है, आपके ट्रीटमेंट से या असेसमेंट से डिनाई कर दिया है। ठीक है, सेकंड क्या है यहाँ पर क्राइटेरिया? द पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ वेदर एन एग्जामिनेशन इज नेसेसरी। जब पेशेंट अपने डिसीजन लेने में, अपने फैसले लेने में खुद इतना समर्थ नहीं है, या ही इज इनकेपेबल ऑफ टेकिंग हिज ओन डिसीजंस, तब क्या करेंगे यहाँ पर फैमिली मेंबर्स या जो रिलेटिव्स हैं वो उसको लेकर आ रहे हैं। थर्ड है, विदाउट केयर और ट्रीटमेंट द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ केयरिंग फॉर हिमसेल्फ इवन विद हेल्प फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट अदर। कि तीसरा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि जब असिस्टेंस देने पे भी या फिर मदद करने के बावजूद भी पेशेंट क्या है, अपनी खुद की केयर नहीं कर पा रहा है, अपनी जो बेसिक चीजें हैं, रोजमर्रा के काम है, उनको पूरा नहीं कर पा रहा है, तब भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इनवॉलंटरी एडमिशन करवा सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो है, द पर्सन इज लाइकली टू हार्म हिमसेल्फ और अदर्स इन द इमीडिएट फ्यूचर। कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये तो क्राइटेरिया थे, ठीक है, कि पेशेंट क्या कर रहा है, या तो खुद को या दूसरों को हार्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो ऑप्शन में ये भी दिया था, लेकिन ये क्राइटेरिया है। ठीक है, यहाँ पर इंटरवेंशन की बात हो रही है, क्राइटेरिया नहीं पूछ रहा। बहुत बच्चों का कंफ्यूजन ये भी होगा कि इंटरवेंशन क्यों देंगे हम, ये वाला ऑब्जर्व क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इंटरवेंशन देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसका क्राइटेरिया की बात अलग है, इंटरवेंशन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इस चीज पे ध्यान रखना। अगर उसने क्राइटेरिया पूछा होता तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर जाता, पर उसने कहा है कि इमीडिएट इंटरवेंशन क्या है। सो वो हमारा क्या रहेगा, कि आप असेस करोगे कि क्लाइंट को हॉस्पिटल लाने की नीड क्यों पड़ी। We'll move to the next question. The nurse calls security and has physical restraints applied to a client who was admitted voluntarily. When the client becomes verbally abusive, demanding to be discharged from the hospital, which represents the possible legal ramifications for the nurse associated with these interventions, select all that apply। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक नर्स है जो सिक्योरिटी को बुलाती है, और एक पेशेंट है जिसको क्या कर रखा है आपने, फिजिकल रिस्ट्रेंट्स पे रखा हुआ है। तो पेशेंट को कभी भी फिजिकल रिस्ट्रेंट्स पे नहीं रखा जाता है अनलेस इंडिकेटेड है। ठीक है, उसके बाद, और उसके ऊपर से क्या है, ये पेशेंट क्या था, एडमिटेड वॉलंटरीली। वॉलंटरीली मतलब पेशेंट खुद से आया है, खुद से एडमिट हुआ है, यानी कि उसको अवेयरनेस है। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखा था कि इनवॉलंटरी एडमिशन के क्या क्राइटेरिया थे, लेकिन ये पेशेंट तो क्या है, खुद से आया है। ही हैज कम वॉलंटरीली टू द क्लिनिक। व्हेन द क्लाइंट बिकम्स वर्बली अब्यूजिव, ठीक है, ये क्लाइंट वर्बली अब्यूजिव हो रहा है, डिमांडिंग टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, which represents the possible legal ramifications। अब भाई नर्स ने इसको रिस्ट्रेंट्स पे रखा हुआ है, तो नर्स के ऊपर कौन से पॉसिबल लीगल रैमिफिकेशंस, रैमिफिकेशंस का मतलब है यहाँ पर कि क्या क्या ऐसी कानूनी कार्रवाई हो सकती है नर्स के ऊपर पेशेंट को फिजिकल रिस्ट्रेंट्स में रखने के लिए। आपके ऑप्शंस हैं लाइबल, बैटरी, असॉल्ट, स्लैंडर एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो दैट इज असॉल्ट।
एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, यहाँ पर ऐसा इसलिए, और बैटरी भी आएगा यहाँ पर। बैटरी क्या है? बिना पेशेंट की परमिशन के उसको टच करना। असॉल्ट का मतलब होता है फिजिकली, शारीरिक नुकसान पहुंचाना। ठीक है, और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि बिना किसी जायज रीजन के, बिना किसी लॉजिकल या रेशनल रीजन के आपने क्या किया है, पेशेंट को रिस्ट्रेन्स में रखा हुआ है। सो द करेक्ट आंसर्स हियर आर बैटरी असॉल्ट एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। लाइबल और स्लैंडर क्या होते हैं? जब हम किसी के बारे में लिख के जब कोई बात, अफवाह फैलाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं लाइबल। और जब हम बोल के ये बातें फैलाते हैं, उसको हम कहते हैं स्लैंडर। ये भी टॉर्ट का ही पार्ट है, सारे टॉर्ट्स ही होते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। लाइबल का मतलब है टू स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन इन रिटन फॉर्म। ठीक है, लिख के किसी के बारे में गलत अफवाह फैलाना। बैटरी का मतलब है टू टच द पेशेंट विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन। ठीक है, बिना परमिशन के पेशेंट को टच करना। असॉल्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? टू हार्म फिजिकली, किसी को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। स्लैंडर का मतलब है यहाँ पर टू स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट समवन बाय सेइंग। ठीक है, बोल के किसी के बारे में अगर आप कोई चीज स्प्रेड कर रहे हो तो वो क्या है? आपका स्लैंडर है। और लाइबल क्या होता है? लिख के किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। ठीक है, देखो एल आ रहा है ना, तो एल से लाइबल, एल से लिख के। ठीक है, ऐसे याद रखना। स्लैंडर आ रहा है, एस से स्लैंडर, एस से बाय सेइंग, सेइंग। ठीक है, ऐसे याद रखना। और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब है कि restraining the patient, restraining the patient without any रिक्वायरमेंट। मतलब जरूरत नहीं है, फिर भी आपने क्या कर दिया? पेशेंट को क्या कर रखा है? रिस्ट्रेन्स में रखा हुआ है। तो ये क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता है। मैंने आपको सारे ही टॉर्ट समझा दिए हैं। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारे टॉर्ट्स होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलो, वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Flumazenil has been ordered for a male client who has overdosed on oxazepam Cirax. Before administering the medication, the nurse should be prepared for which common adverse effect? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फ्लूमाजेनिल है। ठीक है, फ्लूमाजेनिल जो ड्रग है वो आपने एक पेशेंट को प्रेस्क्राइब करी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लूमाजेनिल ड्रग है, उस पेशेंट का क्या हुआ था? यहाँ पर ओवरडोज हुआ था ऑक्साजेपाम का। ठीक है, अब फ्लूमाजेनिल क्या है? आपका एक बेंजोडाइजेपिन है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या करते हैं हम? कट कट कर देना इसको यार, इसको कट कर देना। ओके, सो वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फ्लूमाजेनिल Romazicon has been ordered for a male client who has overdosed on oxazepam Cirax before
एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिसिन द नर्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर विच कॉमन एडवर्स इफेक्ट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर एक पेशेंट है जिसको आपने फ्लूमाजेनिल दिया है। फ्लूमाजेनिल क्या होता है? आपका एंटीडोट होता है फॉर बेंजोडाइजेपिन टॉक्सिसिटी। और यहाँ पर ऑक्साजोपाम क्या है? एक बेंजोडाइजेपिन ड्रग है। तो इसकी टॉक्सिसिटी हुई थी, ओवरडोज हुआ है ना यहाँ पर। तो ओवरडोज के लिए आपने क्या दिया है? फ्लूमाजेनिल दिया है, ठीक है। ये एंटीडोट होता है, पहले तो लिख लेते हैं इस बात को, ठीक है, कि फ्लूमाजेनिल इज द एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। और ऑक्साजोपाम की टॉक्सिसिटी हुई थी, उसके लिए दिया था। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन द नर्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर विच कॉमन एडवर्स इफेक्ट। मतलब यहाँ पर फ्लूमाजेनिल ड्रग से कौन सा साइड इफेक्ट आ सकता है पेशेंट को? आपके ऑप्शंस है सीजर्स, शिवरिंग, एंजाइटी एंड चेस्ट पेन। कि सीजर्स आ सकते हैं, शिवरिंग हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, या चेस्ट पेन होगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज शिवरिंग। जो आपका ये फ्लूमाजेनिल ड्रग है, ये क्या करवाती है पेशेंट में? शिवरिंग करवाती है, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी शिवरिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, योर नॉट से 2020 में आया था, ठीक है, उस समय पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो प्लीज मार्क इट, ठीक है। चलो, we'll move to the next question. The nurse is caring for a client diagnosed with bulimia. The most appropriate initial goal for a client diagnosed with bulimia is to, ठीक है। अब बुलिमिया नर्वोसा आपका एक ईटिंग डिसऑर्डर है, जहां पर पेशेंट क्या करता है? बिंज ईटिंग करता है, उसके बाद इंड्यूस करता है वॉमिटिंग, ठीक है। इन्वोक करता है वॉमिटिंग, मतलब उसको नेचुरली नहीं हो रही है, वो क्या कर रहा है? इंड्यूस कर रहा है उस चीज को, मतलब जबरदस्ती वॉमिट आउट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्लाइंट है जिसको क्या हुआ है? बुलिमिया नर्वोसा डायग्नोस हुआ है, ठीक है। इनिशियल गोल, अप्रोप्रिएट इनिशियल गोल फॉर अ क्लाइंट डायग्नोज विद बुलिमिया। यहाँ पर इनिशियल गोल पूछ रहा है, क्या रहने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन है अवॉइड शॉपिंग फॉर लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड, बी कंट्रोल ईटिंग इम्पल्सेस, सी आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशंस, डी ईट ओनली 3 मील्स पर डे। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो ये क्या है? आपका इंटरवेंशन है, अवॉइड शॉपिंग फॉर लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड, ठीक है। तो इससे कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। कि पेशेंट क्या करेगा? चलो उसने खाना नहीं खरीदा, बहुत ज्यादा खाना नहीं खरीदा, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बाहर जाके खा करके आ सकता है ना। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो ये तो यहाँ पर आपका गोल नहीं रहेगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कंट्रोल ईटिंग इम्पल्सेस। तो यहाँ पर इम्पल्सेस कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं होता है। जब पेशेंट को इम्पल्सेस आते हैं, तो वो क्या होती है? कुछ ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस होती हैं जो उन इम्पल्सेस को ट्रिगर करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल ईटिंग इम्पल्सेस विल आल्सो नॉट बी द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशंस। की ऐसे सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करो जहां पर एंजाइटी हो सकती है पेशेंट को। और एक बार एंजाइटी हो रही है, तो एंजाइटी होने की वजह से क्या हो सकता है? ईटिंग इम्पल्सेस आ सकते हैं। सो येस, ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज आइडेंटिफाई ईटिंग इम्पल्सेस, या सॉरी, आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशंस। क्योंकि जब ऐसी एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशंस आएंगी, तभी पेशेंट को इम्पल्सेस आते हैं खाना खाने के, ठीक है। उसको क्या लगेगा कि मैं बहुत सारा खाना खा लेता हूँ, तो एंजाइटी क्या हो जाएगी? अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगी या सबसाइड हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा? आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशंस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, द करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ईट ओनली 3 मील्स पर डे। 3 मील्स के रेजिमेंट को फॉलो करना, स्पेशली आपके बुलीमिया वाले पेशेंट के लिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो यहाँ पर इसको भी कट कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि फॉलोइंग दिस dietary regimen, following this dietary regimen is not possible for the client during initial स्टेजेस। और आपने अगर क्वेश्चन देखा होगा तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि इनिशियल गोल कौन सा है। अगेन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना सीखो, इनिशियल गोल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे हम एंजाइटी या स्ट्रेस कॉजिंग सिचुएशंस। लिख लेते हैं इस बात को, यूजुअली ईटिंग इम्पल्सेस
occur as a result of anxiety. Therefore, such situations must be identified and अब आइडेंटिफाई ही नहीं करना है, इनको रिपोर्ट भी करना है, एंड रिपोर्टेड. आई होप दिस इज विजिबल टू यू. मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती हूँ. इज इट विजिबल नाउ? ठीक है. ठीक है, आइडेंटिफाइड एंड रिपोर्टेड. ठीक है, चलो. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ फीमेल क्लाइंट हु इज एट रिस्क फॉर सुसाइड नीड्स क्लोज सुपरविजन टू बेस्ट इंश्योर द क्लाइंट सेफ्टी द नर्स शुड. ठीक है, अब एक क्लाइंट है हु इज एट हाई रिस्क फॉर सुसाइड. ठीक है, बहुत हाई रिस्क है सुसाइड का. नीड्स क्लोज सुपरविजन, इसको क्लोज सुपरविजन चाहिए. टू बेस्ट इंश्योर द क्लाइंट सेफ्टी द नर्स शुड. इस क्लाइंट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर नर्स को क्या करना चाहिए? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है चेक ऑन द क्लाइंट्स फ्रीक्वेंटली, चेक ऑन द क्लाइंट फ्रीक्वेंटली एट इरेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द नाइट. कि अचानक से जाके कभी भी मिडनाइट में जाके या कभी भी एक बार जाके सडनली क्लाइंट को चेक करके आ जाओ. ठीक है. बी ऑप्शन कह रहा है अश्योर द क्लाइंट दैट द नर्स विल होल्ड इन कॉन्फिडेंस एनीथिंग दैट द क्लाइंट सेज. कि यहाँ पर उसको बोलो कि जो भी क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन देगा, क्लाइंट को अश्योर करो कि जो भी बात आप मुझे बता रहे हो वो मुझ तक ही रहेगी, मैं यहाँ से कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं करूंगी. ठीक है. सी ऑप्शन कह रहा है रिपीटेडली डिस्कस प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट्स विद द क्लाइंट. कि बार बार क्लाइंट से क्या करो, डिस्कस करो कि उसने पिछली बार सुसाइड करने की कैसे कोशिश करी थी. हाँ, हाथ काटा था अपना या फांसी पे लटक गया था या क्या, इस तरीके से. तो बार बार हमें ये बातें डिस्क्लोज या डिस्कस नहीं करनी होती हैं. लास्ट ऑप्शन कह रहा है डिसरिगार्ड डिक्रीज्ड कम्युनिकेशन बाय द क्लाइंट बिकॉज दिस इज कॉमन इन सुसाइडल क्लाइंट्स. कि जब भी क्लाइंट क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, डिसरिगार्ड डिक्रीज कम्युनिकेशन. कि अगर क्लाइंट बात कम कर रहा है तो उसको डिसरिगार्ड कर दो. डिसरिगार्ड का मतलब क्या है कि उस पर ध्यान मत दो. क्योंकि जो सुसाइडल क्लाइंट्स होते हैं वो ऐसा करते हैं, उनका ये नॉर्मल बिहेवियर है, तो इस चीज को आप डिसरिगार्ड कर दो, यानी इसको कंसिडर ही मत करो. जबकि ऐसा नहीं करते हैं. अगर क्लाइंट नहीं बोल रहा है, अगर वो शांत है, तो आपको फर्दर एक्सप्लोर करना है. क्योंकि आपको पता है सुसाइडल क्लाइंट्स जब भी डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं तब वो थॉट्स को अपने दिमाग में जर्मिनेट कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम सुसाइड को अटेम्प्ट कर सकते हैं या इस चीज को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, वो प्लान कर रहे होते हैं और जैसे ही उनके एनर्जी लेवल्स रीगेन होते हैं वो अपने उस थॉट को एग्जीक्यूट कर देते हैं. तो यहाँ पर अगर एक क्लाइंट चुप है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है. ठीक है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. थर्ड ऑप्शन देखो, रिपीटेडली डिस्कस प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट्स विद द क्लाइंट. आप अगर उसके साथ बार बार सुसाइडल अटेम्प्ट्स को डिस्कस करोगे तो क्लाइंट को क्या करेगा, वो थॉट बार बार स्ट्राइक करेगा. ना चाहते हुए भी आप उसके दिमाग में वो बात डाल रहे हो. ठीक है, कि अगर उसके दिमाग से वो बात हट भी गई होगी तो बार बार उनका डिस्कशन करने से वापस से वो थॉट्स क्या हो जाते हैं, रिलैप्स कर जाते हैं. तो ये भी यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है. अश्योर द क्लाइंट दैट द नर्स विल होल्ड इन कॉन्फिडेंस एनी एनीथिंग द क्लाइंट सेज. तो यहाँ पर क्लाइंट की सेफ्टी की बात हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी की नहीं. ये तो आपकी जॉब का पार्ट है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट बता रहा है दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. आपको वो बातें अपने तक रखनी है. यू हैव टू नेवर डिस्क्लोज. ये तो क्या है, अनसेड जॉब रोल्स हैं आपके. ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा. यहाँ पर बात हो रही है क्लाइंट की सेफ्टी की, तो चेक ऑन द क्लाइंट फ्रीक्वेंटली. ठीक है, बार बार क्लाइंट को चेक करना है इरेगुलर इंटरवल्स पे. क्यों? क्योंकि अगर आप उसे रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करते रहोगे तो क्लाइंट को पता चल जाएगा कि अच्छा ये इतने बजे आते हैं, इतने बजे आते हैं, तो इसके बीच का जो टाइम है उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो आपके आने का जो एक टाइम और आपके दूसरा टाइम है, उस ड्यूरेशन में क्लाइंट क्या कर सकता है, सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है. ठीक है, आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट को मॉनिटर करने का जो पैटर्न है वो इरेगुलर रखना है, ताकि आप कभी भी जाकर के देख सको कि क्लाइंट क्या कर रहा है. ठीक है, ताकि क्लाइंट ये ना पता लगा पाए कि अब ये 2 घंटे बाद दोबारा आएंगे तो ये जो बीच का 2 घंटे का टाइम है इसमें मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता हूँ. ऐसा नहीं करना है. ठीक है, क्लाइंट को इरेगुलर इंटरवल्स पे आपको जाके असेस करना है ताकि वो आपकी एक्टिविटीज को प्रिडिक्ट ना कर पाए.
ठीक है, so correct answer will be option A. Moving on to the next question. During postprandial monitor, a female client with bulimia nervosa tells the nurse, "You can sit with me, but you're just wasting your time. After you sat with me yesterday, I was still able to purge. Today, my goal is to do it twice. What is the nurse's best response?" ठीक है, अब पहले तो कुछ वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं. ड्यूरिंग पोस्ट प्रैंडियल मॉनिटर, पोस्ट प्रैंडियल मॉनिटर का मतलब है कि जब क्लाइंट ने मील कंज्यूम कर लिया है, उसने खाना खा लिया है, तो नर्स क्लाइंट के पास गई है. ठीक है, क्योंकि बुलीमिया में यही होता है. पहले क्या करते हैं, पेशेंट क्या है, वो बिंज ईटिंग करता है, बहुत सारा खाना एक साथ खा लेता है, उसके बाद वॉमिटिंग इंड्यूस करता है. ठीक है, वॉमिटिंग इंड्यूस करता है यानी कि उसे नेचुरली वॉमिटिंग नहीं आ रही है, वो इवोक कर रहा है. ठीक है, फिंगर्स इंसर्ट करते हैं थ्रोट में और उसके बाद क्या करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं. ठीक है, फीमेल क्लाइंट विद बुलिमिया नर्वोसा टेल्स द नर्स, क्या कह रही है, यू कैन सिट विद मी बट यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. तो मेरे साथ बैठ सकती हो, नर्स को कह रही है वो कि आप मेरे साथ बैठ सकते हो, लेकिन आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, अ, कल जब आप मेरे साथ बैठे हुए थे, आफ्टर यू सैट विद मी यस्टरडे, आई वाज स्टिल एबल टू पर्च. जब तुम मेरे साथ इतनी देर तक बैठ के गई हो, उसके बाद भी आई वाज स्टिल एबल टू पर्च, मतलब मैंने फिर से वॉमिटिंग कर दी थी उसके बाद भी. तो नो मैटर तुम कितनी देर तक भी बैठो मेरे साथ, तुम्हारे जाने के तुरंत बाद मैं फिर से वॉमिटिंग कर दूंगी. ठीक है, टुडे माई गोल इज टू डू इट ट्वाइस. और आज तो मेरा ये गोल है कि मैं एक बार नहीं, दो बार वॉमिटिंग करूंगी. व्हाट इज द नर्सेस बेस्ट रिस्पॉन्स? अब ऐसे क्लाइंट को नर्स क्या रिस्पॉन्स देगी? आपके ऑप्शंस हैं, आई ट्रस्ट यू नॉट टू पर्च, हाउ आर यू पर्जिंग एंड व्हेन डू यू डू इट. ऑप्शन सी कह रहा है, डोंट वरी आई वोंट अलाउ यू टू पर्ज टुडे. ऑप्शन डी कह रहा है, आई नो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फील इन कंट्रोल बट आई मॉनिटर यू फॉर 90 मिनट्स आफ्टर यू ईट. ठीक है, तो क्लाइंट क्या कह रहा है, नर्स क्या कह रही है यहाँ पर? पहला ऑप्शन कह रहा है, आई ट्रस्ट यू नॉट टू पर्ज. कि क्लाइंट को आप क्या कह रहे हो, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, फेथ दिखा रहे हो, आप उसके ऊपर ट्रस्ट शो कर रहे हो कि कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम आज पर्ज करोगे, मुझे तुम पे भरोसा है. तो यहाँ पर जब आप क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट शो कर रहे हो, तो उसे कहीं ना कहीं रीअश्योरेंस होती है कि दिस पर्सन इज कंसर्न्ड अबाउट मी. शोइंग ट्रस्ट ऑन द क्लाइंट भी एक थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का टेक्निक है, जहां पर अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट शो कर रहे हो, तो क्लाइंट को ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरी भलाई की ही बात कर रही है. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, आई ट्रस्ट यू नॉट टू पर्च. ऑप्शन बी कह रहा है, हाउ आर यू पर्जिंग एंड व्हेन डू यू डू इट. आपको लगता है कि आपकी ये बात पूछ लेने से क्लाइंट आपको सीधे सीधे बता देगी कि अरे आपके जाने के आधे घंटे बाद ही मैंने उल्टी करी थी? हाँ, वो ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, कभी अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते. बुलिमिया नर्वोसा वालों के साथ ये चीज होती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो टाइम बता देगी तो नेक्स्ट टाइम से आप उसको वॉमिटिंग करने ही नहीं दोगे. तो यहाँ पर वो बहुत क्लेवर होते हैं, अपनी बातें डिस्क्लोज नहीं करते हैं. ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है, डोंट वरी आई वोंट अलाउ यू टू पर्ज टुडे. तो क्लाइंट को आप क्या कह रहे हो कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, आज तो मैं तुम्हें उल्टी करने ही नहीं दूंगी. अब ये क्लाइंट भी तो जिद्दी है, इसने तो पहले ही बोल दिया था, टुडे माय गोल इज टू डू इट ट्वाइस, आज तो मैं दो बार करूंगी. तुम अगर उसकी बात को काटोगे, उसकी बात को कॉन्ट्रोडिक्ट करोगे, या वो जो करना चाहता है उसको उस चीज से हटाओगे, तब तो क्लाइंट क्या करता है, वो चीज जरूर करता है. जिस चीज के लिए आप उसे मना करोगे, वो काम वो जरूर करता है. ये साइकेट्रिक पेशेंट्स के साथ होता है. ठीक है, और डी ऑप्शन कह रहा है, आई नो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फील इन कंट्रोल बट आई विल मॉनिटर यू फॉर 90 मिनट्स आफ्टर यू ईट. ये भी गलत है. क्यों? क्योंकि आपने उसको एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि 90 मिनट तक मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूंगी. तो क्लाइंट तो प्रिपेयर्ड है ना उस चीज के लिए कि ठीक है, 90 मिनट की बात है, उसके बाद मैं फिर वॉमिटिंग कर दूंगी. ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है. और 90 मिनट्स इज अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 90 मिनट्स तक एक ही पेशेंट के साथ बैठे रहो. आपको बाकी पेशेंट्स को भी अटेंड करना है, वार्ड्स में और काम भी होते हैं. ठीक है, तो 90 मिनट्स इज अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन टू सिट विद अ सिंगल क्लाइंट, वो भी ऐसी कंडीशन में जब उसे क्या करना है, वॉमिटिंग करना है. तो यहाँ पर शोइंग ट्रस्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ थेराप्यूटिक टेक्निक. लिख लेते हैं इस बात को. शोइंग ट्रस्ट ऑन द पेशेंट इज अ therapeutic technique which gives the client, yeah, which reassures the client, which reassures
the client that the nurse is working for working in their favor. ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये मुझ पे भरोसा दिखा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं उसको क्या रहेगा, रीअश्योरेंस रहेगा कि ओके दे ट्रस्ट मी। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हेन इंटरव्यूइंग द पेरेंट्स ऑफ एन इंजर्ड चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर दैट चाइल्ड अब्यूज मे बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक ऐसे बच्चे के पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हो या उनको काउंसिल कर रहे हो जिनकी क्या थे, चाइल्ड अब्यूज हुआ है, ठीक है, सॉरी इंजरी हुई है। तो यहाँ पर इंजर्ड चाइल्ड है, which of the following is the strongest indicator that the child abuse may be problem। बच्चा तो चोट की वजह से आया है कि उसको क्या है, इंजरी हुई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो ये बता रहा है कि इस क्लाइंट में क्या हुआ है, इंजरी नहीं हुई है, इसके साथ चाइल्ड अब्यूज का केस हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, द इंजरी इज इन कंसिस्टेंट विद द हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड्स एज। ठीक है, कि बच्चे की एज के हिसाब से ये हिस्ट्री क्या है, जो भी क्लाइंट के पेरेंट्स, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, वो जो भी हिस्ट्री दे रहे हैं वो उसकी इंजरी के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है द मदर एंड द फादर टेल डिफरेंट स्टोरीज रिगार्डिंग व्हाट हैपेंड। तो मदर और फादर क्या कर रहे हैं, अलग अलग बातें बता रहे हैं बच्चे की स्टोरी में। द फैमिली इज पुअर, परिवार क्या है, गरीब है। पेरेंट्स आर आर्ग्यूमेंटेटिव एंड डिमांडिंग विद इमरजेंसी डिपार्टमेंट पर्सोनल। जो पेरेंट्स हैं वो आर्ग्यूमेंटेटिव हैं और बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, द मदर एंड फादर टेल डिफरेंट स्टोरीज रिगार्डिंग व्हाट हैपेंड। ठीक है, जब वो अलग अलग हिस्ट्री दे रहे हैं, इसका साफ सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई एक उनमें से झूठ बोल रहा है या कोई ऐसा है जो बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज द क्लियरेस्ट इंडिकेटिव या क्लियरेस्ट इंडिकेटर ऑफ योर चाइल्ड अब्यूज। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस इररिलेवेंट हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अलग अलग हिस्ट्री दोनों पेरेंट्स दे रहे हैं, इट मीन्स दैट द कहीं ना कहीं वो कुछ बात आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट इज अ हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड अब्यूज। ठीक है, चलो वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The nurse is assigned to care for a suicidal client, which is the nurse's highest care priority। एक suicidal client की care कर रहे हो आप, ठीक है, you're caring for a suicidal client, which is the nurse's highest care priority। इसकी सबसे highest care priority क्या हो सकती है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है assessing the client's home environment and relationships outside the hospital। क्लाइंट के जो एनवायरनमेंट या होम के घर के रिलेशनशिप्स हैं, हॉस्पिटल के बाहर के रिलेशंस हैं, आप उनको असेस करो। ठीक है, एक्सप्लोरिंग द नर्सेस ओन फीलिंग्स अबाउट सुसाइड, अपनी खुद की फीलिंग्स को असेस करना सुसाइड के बारे में। बी डिस्कसिंग द फ्यूचर विद द क्लाइंट, फ्यूचर के बारे में क्लाइंट से डिस्कस करना। बी रेफरिंग द क्लाइंट टू अ क्लर्जी पर्सन टू डिस्कस द मॉरल इम्प्लीकेशंस ऑफ सुसाइड, एक ऐसे पर्सन के पास क्लाइंट को भेजना जो उसे मॉरल चीजों के बारे में अवेयर करे कि सुसाइड क्यों गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर विल बी एक्सप्लोरिंग द नर्सेस ओन फीलिंग्स अबाउट सुसाइड, कि नर्स की खुद की क्या फीलिंग्स है सुसाइड के बारे में, क्योंकि यूजिंग सेल्फ या यूजिंग सेल्फ अवेयरनेस एज अ टूल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पेशेंट केयर। ठीक है, जब आप वो चीज उस सिचुएशन में खुद को इमेजिन करके रखते हो, ठीक है, इसको कहते हैं एम्पथी, दूसरों के फीलिंग्स के साथ आप क्या कर रहे हो, एट पार हो। ठीक है, दो चीजें होती हैं यहाँ पर, सिंपथी होता है सहानुभूति और एम्पथी होता है समानुभूति। ठीक है, सिंपथी का मतलब है आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फील, बट एम्पथी का मतलब है आई फील व्हाट यू फील। ठीक है, बिकॉज आप उस सिचुएशन से खुद भी गुजर चुके हो, तो आपको पता है कि वहां पर कैसा महसूस होता है। तो जब तक आप उसके इमोशंस को अपने ऊपर अप्लाई करके नहीं देखोगे, आप नहीं समझ पाओगे कि व्हाट द क्लाइंट इज गोइंग थ्रू। तो यहाँ पर दिस इज एक्सप्लोरिंग द नर्सेज ओन फीलिंग्स अबाउट सुसाइड। ठीक है, तो यूजिंग सेल्फ एज अ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग the client is a part of
थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, ठीक है, ये क्या है, एक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है। तो खुद के फीलिंग्स के से आप जब अवेयर होगे तभी आप दूसरे को भी केयर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, एम्पथाइजिंग विद द क्लाइंट। ऑल राइट, चलो, क्वेश्चन 10 कह रहा है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट being treated for alcoholism. Before initiating therapy with disulfiram, the nurse teaches the client that he must read labels carefully on which of the following products. ठीक है, ऑप्शन ए है कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ऑप्शन बी आफ्टर शेव लोशन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक क्लाइंट है जिसको आप क्या कर रहे हो, डाइसल्फिराम थेरेपी पे रखा है, अल्कोहलिज्म के लिए ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो अल्कोहलिज्म के लिए आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है डाइसल्फिराम, ठीक है। द नर्स टीचर्स द क्लाइंट दैट ही मस्ट रीड लेबल्स केयरफुली। अब देखो यहाँ पर एक चीज और आती है, डाइसल्फिराम की अगर टॉक्सिसिटी हो रही है या डाइसल्फिराम के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो वहां पर हम क्लाइंट को क्या देते हैं, डाइसल्फिराम थेरेपी का जो आपका क्या रहता है, क्या कह सकते हैं हम, डाइसल्फिराम थेरेपी का जो डाइसल्फिराम का एंटीडोट क्या रहता है यहाँ पर, बेंजोडाइजेपीन्स। और बेंजोडाइजेपीन की टॉक्सिसिटी हो रही है तो उस केस में हम देते हैं क्या, फ्लूमाजेनिल, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर डाइसल्फिराम थेरेपी चल रही है तो क्लाइंट को कौन से लेबल्स केयरफुली रीड करने चाहिए प्रोडक्ट में। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि डाइसल्फिराम में हम कौन सी चीजों का ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कार्बोनेटेड बेवरेजेस, आफ्टर शेव लोशन, ऑप्शन सी कह रहा है टूथपेस्ट एंड ऑप्शन डी कह रहा है चीज। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी आफ्टर शेव लोशन, ठीक है। जो आफ्टर शेव लोशन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अल्कोहल प्रेजेंट होता है, एलम प्रेजेंट होता है, फिटकरी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, क्लाइंट में अर्जेस आ सकते हैं या इम्पल्सेस आ सकते हैं अल्कोहल कंज्यूम करने के, तो यहाँ पर हम आफ्टर शेव लोशन को अवॉइड करते हैं, लिख लेते हैं इसको। These lotions contain some amount of alcohol and may lead to impulse of consuming alcohol, ठीक है, इसीलिए इनको अवॉइड करना होता है, ठीक है। चलो, we'll move to the next question. The nurse is aware that the victims of domestic violence should be assessed for what important information? कि अगर कोई पेशेंट है जिसके साथ क्या हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो ऐसे लोगों को आप किस चीज के लिए असेस करोगे। ए रीजंस दे स्टे इन द अब्यूजिव रिलेशनशिप्स, फॉर एग्जांपल लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड आइसोलेशन, ठीक है, कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है शायद इसलिए वो रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप में रह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है रेडीनेस टू लीव द परपिट्रेटर एंड नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज, कि यहाँ पर आप क्या असेस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है सेकंड ऑप्शन की वो कितने विलिंग हैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के, या जो भी उनका अब्यूजर है, परपिट्रेटर है यानी कि मतलब जो अब्यूज कर रहा है, विक्टिम तो कौन है जिसके साथ अब्यूज हुआ है, ठीक है, और परपिट्रेटर होता है जो वो चीजें कर रहा है उस पर्सन के साथ, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, यहाँ पर क्या कितना नॉलेज है उनको रिसोर्सेस का और वो कितने विलिंग हैं इस चीज को एंड करने के, ठीक है। यूज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, कि ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में उनको पता होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस विक्टिमाइजेशन, कि पहले उनके साथ कब ऐसी चीज हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी रेडीनेस टू लीव द परपिट्रेटर एंड नॉलेज ऑफ रिसोर्सेस, कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के जो लोग होते हैं जिनके साथ ये चीजें हुई हैं, उनको एक तो रेडीनेस कितनी है, कितने ज्यादा वो विलिंग है इस चीज से बाहर निकलने के लिए, एंड प्लस उनको कितना नॉलेज है कि उनके लिए क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर ये वाली चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है असेस, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 12 कह रहा है a parent brings a preschooler to the emergency department for treatment of a dislocated shoulder which allegedly happened when the child
fell down the stairs. Which action should make the nurse suspect that the child was abused? Again, चाइल्ड अब्यूज का क्वेश्चन आया है. एक प्री स्कूलर है जिसको हॉस्पिटल लेके आया गया है. Preschooler to the emergency department for treatment of a dislocated shoulder, which allegedly happened when the child fell down the stairs. अब यहाँ पर जैसा कि पेरेंट्स ने बताया कि क्या हुआ है, बच्चा सीढ़ी से गिर गया था नीचे. कौन सा ऐसा एक्शन है जिससे नर्स को ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि बच्चा गिरा नहीं है, बच्चे के साथ क्या हुआ है, अब्यूज हुआ है, द चाइल्ड वॉज अब्यूज्ड. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन है द चाइल्ड क्राइज अनकंट्रोलेबली थ्रू आउट द एग्जामिनेशन. तो एक प्री स्कूलर है, अगर वो एग्जामिन करने पे बहुत ज्यादा रो रहा है तो ये क्या है, एक नॉर्मल फाइंडिंग है कि भैया उसका शोल्डर डिस्लोकेट हुआ है. तो वो क्या है यहाँ पर, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, लेकिन यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करनी है अबनॉर्मल फाइंडिंग. द चाइल्ड पुल्स अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ द फिजिशियन. ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये भी बच्चे का नॉर्मल बिहेवियर है, वो ऐसा करता ही है. लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सा काम है जो बच्चे को नहीं करना चाहिए था, आपको वो आइडेंटिफाई करना है. थर्ड ऑप्शन कह रहा है द चाइल्ड डजंट क्राई व्हेन द शोल्डर इज एग्जामिन्ड. कि बच्चे का शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, इतनी पेनफुल कंडीशन है, फिर भी बच्चा बिल्कुल नहीं रो रहा है. तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, कि बच्चा इतना मैनिपुलेशन के बाद भी, शोल्डर टच करने के बाद भी रो नहीं रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं डर है कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझे और ज्यादा मारेंगे या मेरे साथ कुछ भी अब्यूज हो सकता है. ठीक है. तो वहां पर बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है. तो ये क्या है, एक अबनॉर्मल फाइंडिंग है. जबकि जो प्री स्कूलर्स होते हैं उनको तो थोड़ा सा आप कुछ टच भी कर दो वो इतना हल्ला मचाते हैं, बट यहाँ पर ये एक अबनॉर्मल फाइंडिंग है, बच्चा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी. जरा ऑप्शन डी को भी देखो, जब द चाइल्ड डजंट मेक आई कॉन्टैक्ट विद द नर्स, तो ये तो होता ही है. दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल फाइंडिंग. बच्चे क्या करते हैं, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करते. ठीक है. वो क्या करते हैं, इधर उधर देखेंगे, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनका क्या होता है, फोकस नहीं रहता एक चीज पे. तो बाकी के तीन ऑप्शंस बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग है एक ऐसे बच्चे के लिए जो क्या हो रहा है, शोल्डर डिसलोकेशन की कंडीशन लेके आ रहा है. लेकिन ओनली योर सी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट आंसर. ठीक है. मतलब ये क्या है, थोड़ा अब नॉर्मल बिहेवियर है. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी चाइल्ड डजंट क्राई व्हेन द शोल्डर इज एग्जामिन्ड. बिल्कुल भी नहीं रो रहा है. ठीक है. ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द नर्स इज अवेयर दैट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग टोरेट सिंड्रोम इज. ठीक है. तो यहाँ पर टोरेट सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा है आपसे. आपके ऑप्शंस हैं फ्लूऑक्सिटीन. ठीक है. सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर फ्लूवोक्सामाइन, ल्यूवॉक्स. ठीक है. उसके बाद है हैलोपेरिडोल. ठीक है. ऑप्शन डी है पेरोक्सिटीन. ठीक है, प्रैक्सिल. ठीक है, पैक्सिल. चलो. तो यहाँ पर टोरेट सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछ रहा है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टोरेट सिंड्रोम. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी टोरेट सिंड्रोम के लिए हैलोपेरिडोल. एंटी साइकोटिक मेडिसिन हम यहाँ पर देते हैं. हैलोपेरिडोल आपका क्या होता है, डोपामीन रिसेप्टर्स का ब्लॉक को ब्लॉक कर देता है. डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग है. ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर. इट इज अ B2 receptor antagonist. B2 receptor antagonist ड्रग. ठीक है. एंटी साइकोटिक है ये, एंड इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टोरेट सिंड्रोम. ठीक है. चलो, we'll move to the next question. A male client is admitted to the psychiatric facility by the court order for evaluation for antisocial personality disorder. This client has a long history of initiating fights and abusing animals and has been recently arrested for setting the neighbor's dog on fire. Oh my god, दूसरे के पड़ोसी के कुत्ते को आग लगा दी इसने. ठीक है. When evaluating the client for the potential of violence, the nurse should assess for which behavioral clues. ठीक है. कि जब भी आप इस क्लाइंट को असेस कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, पोटेंशियल फॉर वॉयलेंस, मतलब वॉयलेंस के लिए क्या कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, द नर्स शुड असेस फॉर विच बिहेवियरल क्लूज. क्या क्या बिहेवियरल क्लूज इसके आपको असेस करने चाहिए ये पता लगाने के लिए कि ये वॉयलेंस कर सकता है. ठीक है. ऑप्शन ए रिजिड पॉस्चर, रेस्टलेसनेस एंड ग्लेयरिंग. ऑप्शन बी डिप्रेशन एंड फिजिकल विड्रॉवल. ऑप्शन सी साइलेंस एंड नॉन कंप्लायंस. ऑप्शन डी हाइपर विजिलेंस एंड टॉक ऑफ पास्ट वॉयलेंट एक्ट्स. ठीक है. तो यहाँ पर
क्लाइंट का कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये क्लाइंट फर्दर क्या कर सकता है, वॉयलेंट बिहेवियर शो कर सकता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं रिजिड पोस्चर, रेस्टलेसनेस एंड ग्लेयरिंग। ठीक है, एक जगह बैठा हुआ है लेकिन थोड़ा सा क्या है, हिल डुल रहा है। ठीक है, और ग्लेयर कर रहा है, ग्लेयर मतलब इधर उधर देख रहा है ऐसे करके। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ऐसा तो ये क्लाइंट बिल्कुल नहीं करते। डिप्रेशन है, फिजिकल विड्रॉल है, डिप्रेस तो बिल्कुल नहीं रहते हैं। जो क्या होते हैं, वॉयलेंट क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले कभी भी डिप्रेस नहीं रहते। ठीक है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इनिशिएटिंग फाइट्स एंड एनिमल अब्यूजेस, सेटिंग द नेबर्स डॉग ऑन फायर वाज अरेस्टेड फॉर। ठीक है, तो इवैल्यूएशन में आप क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे साइलेंस एंड नॉन कंप्लायंस भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये पेशेंट चुपचाप नहीं रहते, डिप्रेस नहीं रहते हैं। ये क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं। ठीक है, कि अभी कुछ कर दूं, अभी यहाँ पे इसको मार दूं, उसको मार दूं, ऐसे हाथ पैर चलाते रहते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन डी, हाइपर विजिलेंस एंड टॉक ऑफ पास्ट वायलेंट एक्ट्स। वो बार बार अपनी जो उसने पास्ट में वायलेंस की एक्टिविटीज करी है उसको क्या करता है, एग्जैजरेट कर करके बताता है कि भैया मैंने तो ऐसा किया था, मैंने तो उस टाइम पे ऐसा कर दिया था, मुझे ऐसा मुझे कुछ मत करना वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा। क्लाइंट क्या करता है, उन चीजों को बहुत ज्यादा हाइप करके बताता है, मतलब वो ऐसे शो करता है कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, जो भी मैंने किया वो बहुत ब्रेवरी का काम था। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट वायलेंस एक्ट्स के बारे में बात करेगा, और हाइपर विजिलेंस मतलब बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A female client with borderline personality disorder is admitted to the psychiatric unit. Initial nursing assessment reveals that the client's wrists are scratched from a recent suicide attempt. Based on this finding, the nurse should formulate a nursing diagnosis of। एक क्लाइंट है जिसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, पहले तो कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये साइकियाट्रिक यूनिट में एडमिटेड है। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट रिवील्स दैट द क्लाइंट्स रिस्ट आर स्क्रैच्ड फ्रॉम अ रीसेंट सुसाइड अटेम्प्ट। इस क्लाइंट की जो कलाई है इसने काटी हुई है। ठीक है, फ्रॉम अ रीसेंट सुसाइड अटेम्प्ट, अभी कुछ टाइम पहले ही हाल ही में इसने क्या किया है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग द नर्स शुड फॉर्मुलेट अ नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर। अब इस क्लाइंट के लिए नर्स को क्या केयर प्लान या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट, इनइफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग रिलेटेड टू फीलिंग्स ऑफ गिल्ट। तो क्या यहाँ पर गिल्ट कुछ है? ठीक है, गिल्ट जैसा कुछ है? ठीक है, गिल्ट जैसा तो कुछ मेंशन है ही नहीं, उसने सिर्फ ये कहा है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये नहीं बताया कि सुसाइड अटेम्प्ट किस रीजन से किया है। ठीक है, पहली बात तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है सिचुएशनल लो सेल्फ एस्टीम रिलेटेड टू फीलिंग्स ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल। सिचुएशनल लो एस्टीम ड्यू टू लॉस ऑफ कंट्रोल, तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं किया है कि लॉस ऑफ कंट्रोल की वजह से इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। और हमें यहाँ पर डायग्नोसिस बनाना है, रीजन नहीं फाइंड आउट करना है। ये बनाना है कि आप किस चीज के ऊपर केयर प्रोवाइड कर सकते हो, या आप कहाँ पर पेशेंट को इंटरवेंशन दोगे, या आप कहाँ पे पेशेंट को असेस कर सकते हो, मॉनिटर किन चीजों के लिए करना है। सी ऑप्शन कह रहा है रिस्क ऑफ वायलेंस सेल्फ डायरेक्टेड रिलेटेड टू इंपल्सिंग म्यूटिलेटिंग एक्ट्स, एंड यस ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों? रिस्क ऑफ वायलेंस है, सुसाइड की हिस्ट्री है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, रिस्क ऑफ वायलेंस है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सेल्फ डेप्रिकेटिंग सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर है। ठीक है, रिलेटेड टू इम्पल्सिव म्यूटिलेटिंग एक्ट्स, म्यूटिलेटिंग का मतलब होता है, म्यूटिलेट करने का मतलब होता है टुकड़े कर देना। ठीक है, तो म्यूटिलेटिंग का मतलब है यहाँ पर, क्योंकि अभी रिसेंटली इसने अपनी कलाई काटी है ना, कोशिश करी है उसने सुसाइड करने की, तो यहाँ पर पेशेंट में क्या हो सकता है, सुसाइडल टेंडेंसीज प्रेजेंट है। तो इस चीज के लिए आप पेशेंट को क्या करोगे, मॉनिटर करोगे। लास्ट ऑप्शन कह रहा है रिस्क फॉर वायलेंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर रिलेटेड टू वर्बल थ्रेट्स। तो वर्बल थ्रेट्स तो इसने कहाँ दिए हैं, और दूसरों की तरफ थोड़ी ना इसकी वायलेंस डायरेक्टेड है, इसकी वायलेंस तो अपने खुद की तरफ डायरेक्टेड है। तो यहाँ पर रिस्क ऑफ वायलेंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर्स, अदर्स नहीं होगा, ये क्या होगा, सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस है। इम्पल्सिव म्यूटिलेटिंग एक्ट्स, म्यूटिलेटिंग का मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं, म्यूटिलेटिंग का मतलब होता है कटिंग। ठीक है, कट करना। ठीक है, ऐसे एक्टिविटीज करना जिसमें काटना, पीटना, चीरना, फाड़ना, ये सब चीजें, जैसे हम बोलते हैं ना म्यूटिलेटेड फोटोग्राफ, मतलब ऐसे फोटो होती है उसको फाड़ दिया, या कोई पेपर फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर देना किसी चीज के, वो क्या होता है, म्यूटिलेटिंग कहलाता है। ठीक है, और ये जो वॉयलेंस है ये इसका खुद के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। वर्बल थ्रेट्स नहीं दे रही है, क्या कर रही है, अपने अपने आप को खुद को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अ मेल क्लाइंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर अल्कोहलिज्म, एक क्लाइंट है जिसको आपने अल्कोहलिज्म के लिए ट्रीट कर रहे हो. आफ्टर अ फैमिली मीटिंग द क्लाइंट स्पाउस ask the nurse about ways to help the family deal with the effects of alcoholism. ठीक है. द नर्स शुड सजेस्ट दैट द फैमिली जॉइन विच ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एक क्लाइंट है जिसको आप अल्कोहलिज्म के लिए ट्रीट कर रहे हो. आफ्टर अ फैमिली मीटिंग द क्लाइंट्स स्पाउस आस्क द नर्स अबाउट वेज टू हेल्प द फैमिली डील विद इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म. तो यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म से डील करने के लिए नर्स को क्या सजेस्ट करना चाहिए? फर्स्ट है एल एनॉन, बी मेक टुडेज काउंट, ऑप्शन सी इमोशंस एनोनिमस, ऑप्शन डी अल्कोहलिक्स एनोनिमस. ठीक है, चलो. तो यहाँ पे आपके एक्चुअली इस क्वेश्चन में अ, दो ऑप्शंस करेक्ट दे रखे हैं. ठीक है, आपको वो दोनों ही आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है एल एनॉन. ठीक है, ये भी करेक्ट है. और ऑप्शन डी अल्कोहलिक्स एनोनिमस ग्रुप, ये भी करेक्ट है. बट जब आपको कोई एक चूज करना हो तो यू विल गो विद अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला जो फैक्टर आता है दैट इज बिलोंगिंगनेस. ठीक है, बिलोंगिंगनेस होती है मतलब, क्योंकि वहां पर क्या रहता है, अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप क्या होता है, जहाँ पे आपके जितने भी अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं वो रहते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो समझते हैं कि यहाँ पर क्या है. ठीक है, मेरे जैसे और भी लोग हैं, तो उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है. वहां पर वो अपने बिहेवियर को क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं. ठीक है, बहुत सारी थेरेपीज चलती हैं करेक्टिव बिहेवियर्स के लिए, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थ्योरीज होती हैं, सॉरी थेरेपीज चलती हैं. ठीक है, तो सीबीटी यहाँ पर देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज भी चलती हैं. बिलोंगिंगनेस फील करता है क्लाइंट, इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ग्रुप्स में इसको रखा जाता है. ठीक है, we'll move to the next question. A client is interviewing an 8-year-old girl who was admitted to the pediatric unit. Which statement by the child needs immediate attention? ठीक है, अब यहाँ पर एक क्लाइंट है, एक बच्ची है 8 साल की. ठीक है, फोकस करना है इस पे. एन 8-year-old गर्ल हु वाज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट. विच स्टेटमेंट बाय द चाइल्ड नीड्स इमीडिएट अटेंशन? स्टेटमेंट नीड्स इमीडिएट अटेंशन. आपके ऑप्शंस हैं, इज माय मदर अलाउड टू विजिट मी टुनाइट, क्या आज मेरी मदर से मैं मिल सकती हूँ? ऑप्शन सी बी कह रहा है दोज बॉयज आर सो क्यूट, आई होप देयर रूम इज नेक्स्ट टू माइन. ऑप्शन सी कह रहा है वाओ दिस प्लेस हैज ब्राइट कलर्स. ठीक है, and option D is saying I'm scared about being here, can you stay with me for a while? तो यहाँ पे the correct answer is option B, those boys are so cute, I hope their room is next to mine. 8 साल की बच्ची है. अगर मैं यहाँ पर आपकी सिगमंड फ्रूड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग चलूं, तो हमारी 5 स्टेजेस आती हैं. ठीक है, वील सी 5 स्टेजेस क्या है यहाँ पर. सबसे पहले आती है ओरल स्टेज. ठीक है, दिस इज योर ओरल स्टेज. यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑर्गन इज माउथ. ग्रेटिफिकेशन रिसीव कैसे होती है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जूम आउट कर लेते हैं. ठीक है, अगर आपको दिख रहा है ये, इफ इट इज विजिबल. ठीक है, हाँ इट इज विजिबल नाउ. सेकेंड स्टेज यहाँ पर क्या है, एनल स्टेज. प्रिंसिपल ऑर्गन इज द रेक्टम, 1 to 3 years. फिर तीसरी स्टेज आती है फैलिक स्टेज. ठीक है, फैलिक स्टेज 3 to 6 years है. एरोजेनस जोन्स, जेनाइटल एरिया में क्या है, फोकस रहता है. और लेटेंसी होती है 6 टू प्यूबर्टी, लिबिडो इनएक्टिव रहता है. यहाँ पर जितने भी आपके फैलिक स्टेज के साइंस हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, करेक्टरिस्टिक सप्रेस हो जाते हैं. अब जरा इस क्वेश्चन में देखो, ये बच्ची आपकी कितने साल की है, 8 साल की है. ठीक है, 8 साल तक इसका क्या आ जाना चाहिए था, फैलिक स्टेज आ जाना चाहिए था. ठीक है, सॉरी लेटेंसी स्टेज आ जाना चाहिए था. फैलिक स्टेज के सिम्टम्स यहाँ पर सबसाइड हो जाने चाहिए थे. लेकिन अभी भी ये क्या कह रही है, ऑपोजिट जेंडर की तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्शन शो कर रही है. तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे. लिख लेते हैं इस बात को. अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड्स psychosocial development theory, the characteristics of
phallic stage, the characteristics of phallic stage should have been suppressed, but should have been suppressed, but the girl is still showing attraction towards opposite group, hence it indicates a need for attention. ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या करना है, इस बिहेवियर को आपको कंसिडरेशन में लेना है. ठीक है, ऑल राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी स्टेजेस. 5 स्टेजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड. ठीक है, सबसे पहले होती है, ठीक है, फ्रूट साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज. यहाँ पर क्या होती है हमारी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल. ठीक है, अब ओरल में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑर्गन इज माउथ. एनल स्टेज में होता है रेक्टम. फैलिक स्टेज में यहाँ पर रहता है आपका जेनाइटल ऑर्गन्स. ठीक है, और लेटेंसी में क्या होता है, लेटेंसी में यहाँ पर प्यूबर्टी के टाइम पे लिबिडो इनएक्टिव रहता है. ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं होता है. यहाँ पर क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान रहता है. ठीक है, लेटेंसी स्टेज में फिजिकल एक्टिविटीज. ठीक है, उसके बाद जेनाइटल एज में अगेन क्या होता है, जेनाइटल एरियाज क्या हो जाते हैं यहाँ पर, अगेन जेनाइटल ऑर्गन्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थ्योरी. वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A 7-month-old baby is searching for his toy even when it is not within his sight. एक बच्चा है 7 महीने का जो अपने टॉयज ढूंढ रहा है, जो अभी उसके सामने नहीं है लेकिन फिर भी वो उसको ढूंढ रहा है. What is this phenomena? ठीक है, कि इस फिनोमेना को क्या कहते हैं. तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस है मंचौसन सिंड्रोम, ऑब्जेक्ट परमानेंस, एस्पर्जर सिंड्रोम एंड ग्राफ्टेड स्किजोफ्रेनिया. ठीक है, तो एक बच्चा जो 7 महीने का है, अगर वो अपना टॉय ढूंढ रहा है जबकि वो टॉय उसके सामने रखा हुआ भी नहीं है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो आपकी 6 महीने की एज तक आ जाती है बच्चों में. ठीक है, कि बच्चे के सामने कोई चीज नहीं भी है तो भी वो क्या करता है, उसको अवेयरनेस है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है. ठीक है, और वो उसे ढूंढता है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस. ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, सर्चिंग फॉर objects even when they are out of sight. ठीक है, वो उसकी साइट से बाहर है, तब हम उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बाकी ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं. मंचौसन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो मंचौसन सिंड्रोम होता है जहां पर आप क्या कर रहे हो, ये क्लेम कर रहे हो कि दूसरा पर्सन बीमार है. ठीक है, ध्यान से सुनना. एक तो क्या होता है मैलेंजरिंग, खुद की बीमारी का झूठा नाटक करना. एक होता है मंचौसन सिंड्रोम. मंचौसन सिंड्रोम में इंसान क्या करता है, ये क्लेम करता है कि सामने वाला बीमार है. यूजुअली ऐसा कौन करती है, मदर्स करती हैं अपने बच्चे को ऐसा दिखाती है कि मेरा बच्चा तो बीमार है, ताकि उसको ज्यादा टाइम उसके साथ रहने के लिए मिले. ठीक है, सो मंचौसन सिंड्रोम होता है क्लेमिंग दैट द अदर पर्सन इज सिक. ठीक है, कि दूसरा पर्सन क्या है, बीमार है. उसके बाद आता है एस्पर्जर सिंड्रोम. अब जो आपका एस्पर्जर सिंड्रोम है, ये बेसिकली आपका क्या है, एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक पार्ट है. ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, बच्चे को ना थोड़ा सा विड्रॉन बिहेवियर रहता है, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर होता है, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, विड्रॉन बिहेवियर एंड insensitive to the pain of others। ठीक है, ये क्या होता है, एस्पर्जर सिंड्रोम का करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये क्या है आपका, ये जो सिंड्रोम है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, आई जस्ट मूव टू दिस साइड, मूव टू वन साइड, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अब। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ग्राफ्टेड सिजोफ्रेनिया की, तो ग्राफ्टेड सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है जब सिजोफ्रेनिया के साथ साथ पेशेंट को क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, उसको कहते हैं ग्राफ्टेड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार एग्जाम से पूछा भी जाता है। ठीक है, सो ग्राफ्टेड सिजोफ्रेनिया का मतलब है यहाँ पर व्हेन schizophrenia is accompanied by mental retardation। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टेड स्किज़ोफ्रेनिया। इसके अलावा भी स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीजेस, डेडली साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होती हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज है। ठीक है, आपका स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया का तो क्लासिफिकेशन भी काफी बड़ा है, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, हेवी फ्रेनिक, कैटाटोनिक, अनडिफरेंशिएटेड, पैरानॉइड, ये सारे क्या है आपके टाइप्स हैं। ठीक है, चलिए, सो वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following individuals will cope with issues concerning dependence versus independence? All right. It is talking about your Eric Erickson's psychosocial development theory, trust versus mistrust। याद है ना, क्या भूल गए, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था। ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, और क्या था यहाँ पर, डिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपसे पूछ रहा है कि डिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंस कौन से एज ग्रुप में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं इन्फैंट, स्कूल एज, प्री स्कूलर एंड टॉडलर। ठीक है, लेट्स सी व्हाट द करेक्ट आंसर हियर इज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी योर, क्या हो सकता है यहाँ पर, स्कूल, प्री स्कूलर। ठीक है, प्री स्कूलर्स में देखने को मिलता है आपका क्या, सॉरी, प्री स्कूलर्स में देखने को मिलता है डिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर अगर हम इस थियोरी को देखें, तो पहला पहला जो आपका स्टेज होता है दैट इज योर इन्फेंसी पीरियड में। इसको थोड़ा सा और वो कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज आती है 0 to 1 ईयर इन्फेंसी में, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसकी हमने ट्रिक भी बनाई थी कुछ दिन पहले, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी, ट्रक, ठीक है, ऑटो, इन, इंडस्ट्री, ऐसे ट्रिक बनाई थी। ठीक है, और फिर हमने क्या लिखा था यहाँ पर, क्या लिखा था हमने, RIGE, राइज। ठीक है, कैसे करा था, आर का मतलब यहाँ पर क्या है, रोल आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर दिस ट्रिक, प्रीवियस क्लास अगर आपने अटेंड नहीं करी है तो प्लीज वो क्लास अटेंड कर लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस थ्योरी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी वर्सेस वर्सेस शेम या डाउट। ठीक है, और प्ले एज, ठीक है, प्री स्कूलर, प्री स्कूलर में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है, मतलब डिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखो ये है ना प्री स्कूलर। ठीक है, प्री स्कूलर कौन सी एज होती है आपकी, ये वाली, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 to 6 ईयर्स। ठीक है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, या तो वो डिपेंड रहेंगे अपनी चीजों के लिए पेरेंट्स पे, या फिर अगर आपने क्या करा है, उसको ऑटोनॉमी दी है, मतलब सेल्फ डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम दी है, तो यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस वर्सेस डिपेंडेंस। ये क्या होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट।
ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थ्योरी। ठीक है, इसको और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो अभी लाइव सेशंस में हमने आपके साथ डिस्कस किया है। यू कैन गो देयर एंड वॉच दैट लेक्चर। वहां पर साइको सोशल, साइकोसेक्सुअल, कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, ठीक है, सारी थ्योरीज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी है। साइको एनालिटिक थ्योरी एज वेल वी हैव डिस्कस्ड, सो यू कैन गो देयर एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, ऑल राइट। सो क्वेश्चन 20 आ गया है डिफेंस मैकेनिज्म से। grapes are sour is a classical example of, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस हैज बीन प्रीवियसली आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स। ठीक है, बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। ठीक है, ग्रेप्स आर सार, अंगूर खट्टे हैं, ये कौन से डिफेंस मैकेनिज्म का क्लासिकल एग्जाम्पल है? सो द करेक्ट आंसर हियर इज रेशनलाइजेशन। रीजन देते हैं ना, है ना, अपनी इनकॉम्पिटेंसी को, अपनी शॉर्टकमिंग्स को आप क्या करते हो, जस्टिफाई करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग देते हो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल रेशनलाइजेशन। ठीक है, ग्रेप्स आर सार इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ रेशनलाइजेशन। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर इसको। ट्रांसफरेंस का मतलब होता है जब एक पेशेंट क्या करता है, किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर पे या नर्स पे अपनी फीलिंग्स ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब उसको लग रहा है कि वो उसकी केयर टेकर नहीं है बल्कि उसका कोई लव्ड लव्ड वन है। जैसे मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, डॉटर हो सकती है, वाइफ हो सकती है। ये क्या है, व्हेन अ पेशेंट ट्रांसमिट्स फीलिंग्स टुवर्ड्स द हेल्थ केयर वर्कर। काउंटर ट्रांसफरेंस है जब वही फीलिंग्स, वही सेम फीलिंग्स आप एज अ हेल्थ केयर वर्कर रेसिप्रोकेट कर रहे हो पेशेंट को। ठीक है, कंपेंसेशन होता है अपनी शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरी स्किल को डेवलप कर रहे हो, ये आपका कंपेंसेशन होता है। रेशनलाइजेशन का मतलब लिख लेते हैं यहाँ पर, फाइंडिंग लॉजिकल रीजंस, फाइंडिंग logical reasons to justify one's inabilities। अब भाई लोमड़ी अगर अंगूर के गुच्छे तक नहीं पहुंच पाई, वो तो यही कहेगी ना कि अंगूर खट्टे हैं, वो थोड़ी ना कहेगी कि अंगूर मीठे थे लेकिन मैं ही नहीं पहुंच पाई। तो वो अपनी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाने के लिए क्या कर रही है, सारा ब्लेम किस पे डाल रही है, अंगूर पे। अब यहाँ पर मैंने ब्लेम वर्ड का यूज किया है, तो बहुत लोगों को लगेगा कि ब्लेम तो प्रोजेक्शन में करते हैं, लेकिन वो क्या कर रही है, रीजन दे रही है, ग्रेप्स आर सार, कि अंगूर खट्टे थे इसलिए मैंने नहीं खाए। ठीक है, चलो, आइडेंटिफाई द डिफेंस मैकेनिज्म शोन इन द पिक्चर। ये लड़का है भाई, अच्छा खासा अडल्ट लग रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, थंब सकिंग कर रहा है। तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पर ये इमेज में शो हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, फिक्सेशन एंड इंट्रोजेक्शन। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, फिक्सेशन। फिक्सेशन इज द करेक्ट आंसर। फिक्सेशन इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी स्टेजेस हैं, जैसे हमने अभी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की बात करी थी ऊपर, तो यहाँ पर कुछ स्टेजेस आती हैं, जैसे कि आपका ओरल स्टेज, जहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑर्गन क्या था, माउथ था। तो अब तक, अडल्टहुड तक इस आदत को मच्योर हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अभी भी उसकी जो हैबिट्स है वो कहाँ स्ट्रक है, उसकी ओरल स्टेज में। तो उसको कहते हैं फिक्सेशन। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, द हैबिट्स, द हैबिट्स which should have been matured as per age remain fixated at a particular developmental stage, at a particular developmental stage. This is called fixation. This is called fixation. ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज ये हो रही है, आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब खुद को आइसोलेट कर लेना, ठीक है, ज्यादा सोशली इन्वॉल्व ना होना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है चेंजिंग, मतलब किसी को अपना मेंटोरशिप कंसीडर करना या मेंटोर मान लेना। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उनसे आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हो, तो आपने क्या किया, उस पर्सन को अपना मेंटोर मान लिया, खुद को आइडेंटिफाई करने लग गए हो उसके जैसे। ठीक है, तो वो क्या होता है, आइडेंटिफाइंग
oneself as a person whom we admire, ठीक है, जिनको हम एडमायर करते हैं, ठीक है। ये तो क्या हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इसको अलग से ऐसे, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद आता है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन मतलब किसी लव्ड वन के लिए, ठीक है, चेंजिंग वंस हैबिट्स, customs and beliefs for a loved one or significant other or significant other, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन के लिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पर्सन के लिए अपने बिलीव्स, अपने कस्टम्स, सब चीजें चेंज कर लेना, वो क्या है आपका इंट्रोजेक्शन है। वेयर इज आइडेंटिफिकेशन में क्या हो सकता है, ये पर्सन नोन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं, बट आप क्या हो, इनके बिहेवियर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, तो आप अपने आप को उनके जैसा बनाना चाहते हो। और आइडेंटिफिकेशन में एक चीज है कि आइडेंटिफिकेशन विद ग्रोइंग एज, विद टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। हो सकता है 5 साल पहले मुझे कोई दूसरा इंसान अच्छा लगता हो, जिसकी आइडियोलॉजी, जिसके थॉट्स मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हो, मुझे ऐसा लगता हो कि मुझे बड़े होके इनके जैसा बनना है। लेकिन जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं, ठीक है, अब हो सकता है मैं किसी और को फॉलो करती हूँ कि यार मुझे इनकी आइडियोलॉजी अब ज्यादा अच्छी लगती है, तो मुझे इनके जैसा बनना है, ठीक है। हो सकता है पहले मेरा इंटरेस्ट पढ़ने में, पढ़ाने में रहा हो, अब मेरा इंटरेस्ट होगा कि मुझे क्या करना है, आई हैव टू वर्क ऑन माई ओन, तो मैं ऐसे लोगों को सुनती हूँ। तो ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, जब आप किसी की आइडियोलॉजी से क्या हो रहे हो, अफेक्ट हो रहे हो, इन्फ्लुएंस हो रहे हो। बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोजेक्शन, तो इंट्रोजेक्शन का मतलब होता है कि आपने क्या किया, कोई आपका बिलवेड है, कोई लव्ड वन है, उसके लिए आपने क्या किया, अपनी कस्टम्स, अपनी हैबिट्स, अपनी सोशल सर्कल, अपने पहनावा, अपने खाने के तरीके, ये सब चीजें बदल ली। और ये मोस्टली कब होता है, मोस्टली इसका जो क्लासिकल एग्जाम्पल है दैट इज मैरिज, ठीक है। अ पर्सन चेंजेस हिज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज स्पाउस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फीमेल क्लाइंट was prescribed with lithium carbonate 600 mg per oral TID. TID मतलब है 3 times a day. To manage her bipolar disorder, the nurse would be aware that the teaching given to the client with regards to the medication side effect was understood when the client makes which of the following statement. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पेशेंट है जिसको लिथियम कार्बोनेट आपने क्या करा है, दिया है। अब देखो पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, पहले लिथियम का डोज पूछता था आपसे कि भैया थेराप्यूटिक डोज बताओ, ठीक है। अब वो एग्जामिनर भी चालाक हो गया है, पहले वो क्या पूछता था, अब उसको पता चल गया कि भैया हर किसी को मालूम है कि जो लिथियम का थेराप्यूटिक डोज है वो कितना रहता है, 0.6 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। थेराप्यूटिक डोज ऑफ लिथियम कितना है, 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब उसको पता है, सबको ये चीज मालूम है, ठीक है, सबने ये चीज रट ली है ना। तो अब वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब वो बोलता है कि साइड इफेक्ट क्या आ रहा है ये बताओ, ठीक है। तो एग्जामिनर की साइकी चेंज हो गई है, आपको भी अपने क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फीमेल क्लाइंट को लिथियम कार्बोनेट दिया है 600 mg पर ओरल टीआईडी टू मैनेज हर बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। Teaching given to the client with regards to the medication side effect was understood when the client makes which of the following statement. ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट का कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो क्लाइंट बोल रहा है, जिससे आप ये पता लगाओगे कि क्लाइंट को बातें समझ में आ गई हैं। आई विल नोट इमीडिएटली notify my notice I will call my doctor immediately once I notice any, कि एक बार मुझे ये सब चीजें दिखी तो मैं अपने डॉक्टर को इमीडिएटली नोटिफाई करूंगी। तो वो कौन सी चीजें हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट और सन, कि अगर सन और ब्राइट लाइट से सेंसिटिविटी हो रही है तो आप रिपोर्ट करोगे। फाइंड हैंड ट्रेमर्स और स्लर्ड स्पीच, ठीक है। सी सेक्सुअल डिसफंक्शन और ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। डी इनेबिलिटी टू यूरिनेट और डिफिकल्टी व्हेन यूरिनेटिंग। तो लिथियम का साइड इफेक्ट उसको समझ में आ गया है, उसकी बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है।
इफेक्ट्स वर अंडरस्टूड, मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स वर अंडरस्टूड, मतलब आपको यहाँ पर जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो द करेक्ट आंसर हियर विल बी सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट और सन, क्योंकि जब भी पेशेंट लिथियम कंज्यूम करता है बाइपोलर डिसऑर्डर में, हम क्या देते हैं, लिथियम इज अ मूड स्टेबलाइजर, ठीक है। मूड स्टेबलाइजर अगर आप दे रहे हो और यहाँ पर पेशेंट को मूड स्टेबलाइजर देने के बाद भी सेंसिटिविटी हो रही है लाइट से और ग्लेयर्स आ रहे हैं ब्राइट लाइट में और सन से सेंसिटिविटी हो रही है, तो ये क्या है, एक साइड इफेक्ट है, ठीक है। यानी कि पेशेंट को आपकी बात समझ में आ गई है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। We'll move to the next question. The nurse observes that a client with potential for violence agitated, pacing up and down the hallway and making aggressive and belligerent gestures at other client. ठीक है, which statement would be most appropriate to make to this client? ठीक है, एक client है जो क्या कर रहा है, with a potential of client with a potential for violence is agitated, pacing up and down the hallway and making aggressive and belligerent gestures at other clients. ठीक है, ये क्या कर रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है हॉलवे में, ठीक है, दूसरों की तरफ देख रहा है बहुत गुस्से में, ठीक है, और क्या कर रहा है, एग्रेसिव और बेलिजरेंट जेस्चर्स, एग्रेसिवली देख रहा है, गुस्से में देख रहा है, और बेलिजरेंट जेस्चर्स मतलब हार्म करने की इंटेंशन से। बेलिजरेंट का मतलब होता है जब आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने की क्या कर रहे हो, अपेक्षा से क्या कर रहे हो, देख रहे हो उसकी तरफ कि बस इसको मैं किसी तरह से मार दूं या कुछ इसको नुकसान पहुंचा दूं, इस तरीके से क्लाइंट देख रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आप क्लाइंट से बोलोगे जो सबसे अप्रोप्रिएट है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट विल बी अप्रोप्रिएट टू मेक दिस क्लाइंट। तो क्वेश्चन ऑप्शन वन है यू नीड टू स्टॉप दिस बिहेवियर नाउ, ठीक है। आप अगर सीधे सीधे क्लाइंट से बोलोगे कि ये बिहेवियर रोक दो तो वो सुन लेगा आपकी बात, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। सेकेंड ऑप्शन देखो, यू विल नीड टू बी प्लेस्ड इन सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब है आपको अलग कर देंगे, दूसरों से अलग रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा बोलने से तो आप क्लाइंट को और ज्यादा गुस्सा दिलाओगे, उसको क्या लगेगा कि अच्छा मेरे को तुम ऐसा करोगे, हो सकता है वो आप ही की तरफ वॉयलेंट हो जाए। ऑप्शन सी कह रहा है यू सीम रेस्टलेस, टेल मी व्हाट इज हैपनिंग, अच्छा जी, आप अगर ऐसा बोलोगे और क्लाइंट आपको बता देगा कि उसको क्या हो रहा है, हाँ, कभी भी नहीं बताएगा। एंड डी ऑप्शन देखो, यू विल नीड टू बी रिस्ट्रेन्ड इफ यू डू नॉट चेंज योर बिहेवियर, ठीक है, यू विल नीड टू बी रिस्ट्रेन्ड इफ यू डू नॉट चेंज योर बिहेवियर, आपको रिस्ट्रेन करना पड़ेगा अगर आप ये बिहेवियर नहीं बंद करते हो। क्लाइंट यहाँ पर रिस्ट्रेनिंग की बात सुन के और भी ज्यादा पहले तुम्हें मारेगा और फिर दूसरों को भी हर्ट करेगा, ठीक है। सो द करेक्ट रिस्पॉन्स हियर विल बी ऑप्शन ए, यू नीड टू स्टॉप दैट बिहेवियर नाउ। यहाँ पर जो भी एग्रेसिव एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें भी वॉयलेंस का हिस्ट्री रहता है, ऐसे पेशेंट्स को हमेशा यू हैव टू सेट अ क्लियर बाउंड्री विद सच पेशेंट्स कि भाई ये बिहेवियर यहीं पे रोक दो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लिख लेते हैं इसको, क्लियर बाउंड्रीज need to be set for clients with antisocial personality disorder, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर बाउंड्रीज आपको सेट करनी है। All right, so we'll move to the next question. Next question आपसे कह रहा है the nurse is teaching a client who is being started on imipramine about the medication. ठीक है, एक क्लाइंट है जिसको इमिप्रामाइन ड्रग आपने क्या करी है, प्रिस्क्राइब करी है। तो इमिप्रामाइन जो ड्रग होती है दैट इज योर बीइंग स्टार्टेड फॉर दिस क्लाइंट। तो यहाँ पर नर्स कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन देगी या कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें इस ड्रग का मैक्सिमम डिजायर्ड इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे कि इमिप्रामाइन ड्रग जब आप दे रहे हो तो इमिप्रामाइन के जो डिजायर्ड इफेक्ट्स हैं या थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं वो कब तक आ जाते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं 2 मंथ्स, इन 2 to 3 वीक्स, ऑप्शन सी कह रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक एंड ऑप्शन 4 कह रहा है ड्यूरिंग द 6 वीक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले तो देखते हैं इमिप्रामाइन है क्या। सो इमिप्रामाइन इज योर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। भाई हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स की बहुत सारी क्लासेस होती है, ठीक है, SSRIs होते हैं, MAOIs होते हैं, फिर आपके TCAs होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर MAOIs होते हैं आपके मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं TCA विच इज योर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, फिर होते हैं हमारे SSRIs विच इज योर सेरोटोनिन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो इमिप्रामाइन जो है
that belongs to the class of tricyclic antidepressants. ठीक है, it is a TCA, which is your tricyclic antidepressants. ठीक है, अब इसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट आने का जो टाइम होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 वीक्स. ठीक है, 2 महीने में नहीं आता है, 2 to 3 वीक्स में इसका थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स आ जाता है अप टू द मैक्सिमम लेवल. बट इतने टाइम तक ये मेडिसिन कंज्यूम करनी पड़ती है. ठीक है, वैसे 3 वीक्स होता है, बट किसी किसी पेशेंट में 1 हफ्ते पहले भी आ सकता है. बट अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पर 3 वीक्स मान के चलते हैं. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार ऑप्शन में यहाँ पर 2 to 3 वीक्स भी दिया होगा और दूसरे ऑप्शन में दे रखा होगा 3 वीक्स. तो यहाँ पर प्रायोरिटी आंसर क्या रहेगा आपका? 3 वीक्स. ठीक है, तो ये जो ड्रग होती है इसका मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट आने में लगते हैं 3 वीक्स का टाइम. ठीक है, तो मोर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 3 वीक्स रहेगा. ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और वहां पे 3 वीक्स ऑप्शन में दिया है तो द करेक्ट आंसर विल बी 3 वीक्स. अदरवाइज हम यहाँ पर 2 to 3 वीक्स भी मान के चलते हैं. ठीक है, चलो वील मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. Client is taking lithium, reporting vomiting, abdominal pain, diarrhea, blurred vision, tinnitus, and tremors. The lithium level is 2.5 milliequivalent per liter. The nurse planned the care based on which representation of this level? आ गया भाई. अब क्लाइंट का जो सीरम लिथियम लेवल है वो 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है. और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि लिथियम का जो थेराप्यूटिक रेंज होता है दैट इज 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. तो यहाँ पर जो केयर प्लान है वो किस चीज पे बेस्ड होना चाहिए? सो द करेक्ट आंसर हियर इज टॉक्सिक, क्योंकि लिथियम की टॉक्सिसिटी हो रही है ना. ठीक है, अब यहाँ पर आपके ऑप्शंस क्या हैं? नॉर्मल, स्लाइटली अबव नॉर्मल, एक्सेसिवली बिलो नॉर्मल. तो बिलो तो नहीं है ये, एक तो बढ़ा हुआ है, ऊपर से स्लाइटली नहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है. 1.2 से सीधा कहाँ चला गया? 2.5, पूरे 10 यूनिट्स बढ़ा हुआ है. ठीक है, समझ रहे हो? नॉर्मल रेंज कितना होता है? नॉर्मल रेंज ऑफ लिथियम कितना है? जो थेराप्यूटिक डोज है, नॉर्मल थेराप्यूटिक रेंज कितना होना चाहिए? 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. और यहाँ कितना हो रखा है? 2.5. ठीक है, तो 2.5 इज अ वेरी हाई इंक्रीज, टॉक्सिसिटी हो गई है लिथियम की. तो केयर प्लान आपका टॉक्सिसिटी के अकॉर्डिंग ही बनेगा. I hope this session might have been beneficial to you. If you have any queries, any doubts, you can join the NPrep app. You can contact us through Instagram through our given details. Okay, till then, keep studying. All the very best for your exams, and we really hope that you will perform really well. I hope this session might have been beneficial to you. Thank you so much. All the very best for your exams. This is Anchal signing off on behalf of NPrep, and we'll see you on the another installment of this session. Thank you so much.